स्थिरवैद्युतिकी में हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे कूलॉम्स लॉ अपना अच्छा खासा क्लियर हो सके और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर सकें। तो देखो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि क्यू आवेश को, स्मॉल क्यू आवेश को चित्रानुसार अत्यल्प दूरी x से विस्थापित करके छोड़ दें तो गति की प्रकृति कैसी होगी। ठीक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही मैंने लास्ट वाले लेक्चर में करवाया था, लेकिन उसमें जो चार्ज था स्मॉल क्यू उसको इधर की ओर विस्थापित करा जा रहा था एक्सिस के अनुदिश। ये जो x है ये प्लस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, इनको मिलाने वाली x होगी, इसके अनुदिश उस क्वेश्चन में विस्थापित करा जा रहा था। अब की बार जो है आवेश को यूं विस्थापित नहीं करा जा रहा x के अनुदिश, अब की बार यूं विस्थापित करा जा रहा है। और ये जो बीच वाला आवेश है वो यहां पर ऋणात्मक दे रखा है। ये जो आवेश है भाई ये ऋणात्मक, ठीक है, ये आवेश ऋणात्मक दे रखा है, इसको इधर की ओर x विस्थापित कर रहा है। हमें पूछ रहा है कि इसकी गति की प्रकृति कैसी होगी। देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि गति की प्रकृति की यदि बात करें तो हमें पहले बल ज्ञात करना पड़ेगा। यदि बल ज्ञात हो जाए तो बल को देख के हम लोग बता सकते हैं कि गति की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लिया इसको x इधर की ओर विस्थापित करा, ये जो है पूरा का पूरा जो इसका विस्थापन है वो हो गया जी x। बोले सर x विस्थापन तो इतना ही था। अब इतने में यहाँ पे कुछ डायग्राम वगैरह बनाएंगे, मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूंगा, इतने से में तो वो समझ नहीं पाओगे आप लोग, जगह कम पड़ जाएगी। तो देखो ध्यान दीजिएगा, इधर इसको इधर की ओर कितना विस्थापित कर लिया x यहाँ पर बहुत छोटा है, कहा जा रहा है अत्यल्प दूरी x, कहने का मतलब x जो है वो वेरी वेरी लेस देन a है। ठीक है भाई, इधर की ओर इसको x विस्थापित करा। अब देखो ये जो आवेश यहां पर था अभी -q, m, ये अब आ गया यहां पर। जैसे इसको इधर की ओर हम लोग विस्थापित करेंगे इस साइड में, तो ये पार्टिकल जिसका आवेश से -q है और द्रव्यमान स्मॉल m है, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे बल ज्ञात करते हैं। इस पर बल लगेगा दो कारणों से, एक बल लगेगा इस पर इसकी वजह से और एक बल लगेगा इसकी वजह से। तो देखो इसको इधर की ओर यूं मिलाओ, ठीक है भाई, इस -q पर बल लगा इधर की ओर, यूं इस पर बल लगेगा और इसी -q पर इसकी वजह से बल लगेगा। देखो आप लोग देख पा रहे हो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। धनात्मक है तो इस कंडीशन में ये वाला जो आवेश है इसको आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा मतलब इधर की ओर बल लगाएगा। ये वाला जो बल है ये भी F ही रहेगा। एक बार के लिए ये वाला कोण मान लिया थीटा, तो ये वाला कोण भी ऑटोमेटिकली थीटा ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा F होएगा कितना, देखो ये टोटल डिस्टेंस ये 2a, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, तो एक देखोगे इनमें से तो ये a हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का ये a हो गया। ये वाला x है ही, तो ये वाला हो जाएगा a² + x² का अंडर रूट, तो ये a² + x² का अंडर रूट। जैसे ये वाला देखो ये a है ये x है, तो ये हो गया a² + x² का अंडर रूट। जैसे ये a² + x² का अंडर रूट हुआ, वैसे ये वाला भी a² + x² का अंडर रूट हो गया। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा उधर की ओर शिफ्ट कर देता हूं। देखो ये वाला बल ज्ञात करते हैं, बल कितना हो जाएगा, बल का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r²। दोबारा ध्यान दे लो, ये वाला आवेश जो यहां पर था वो यहां पर आ गया है, विस्थापित कर दिया क्वेश्चन के अनुसार। अब इस पर बल देखो, एक तो इसके कारण लगेगा वो इधर की ओर और इसके कारण लगेगा वो इधर की ओर। कितना लगेगा K(Q1Q2/r², तो Q1 तो हो गया Q, Q2 हो गया यहां पर स्मॉल q अपॉन r², r² बोले तो दूरी का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा a² + x², K(Q1Q2) अपॉन इस वाली दूरी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इतना यहां पर ये बल लग जाएगा। अतः परिणामी बल, अतः परिणामी बल, देखो परिणामी बल, परिणामी बल को हम लोग लिख रहे हैं F नेट से, कितना हो जाएगा F नेट इक्वल टू, देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, याद करना, कि जैसे इधर की ओर ये F है और इधर की ओर भी ये F है, बीच का कोण थीटा है, तो इनका जो परिणामी आता है वो इनके बिल्कुल बीचों बीच आता है और
वो आता है परिणामी, इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2f cos थीटा बाई 2। कितना आता है? 2f cos थीटा बाई 2। ये कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। क्या कंसेप्ट था? कि दो समान परिमाण के बल यदि थीटा कोण पे लग रहे हो और इन दोनों का परिणामी चाहिए तो इनके बिल्कुल बीचों बीच आएगा। कितना आएगा? 2f cos थीटा बाई 2। इधर भी कुछ ऐसा ही सीन है, f हो गया, f हो गया, तो ये वाला हो जाएगा देखो 2f cos, दोनों के बीच का जो कोण है वो 2 थीटा है, दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा बाई 2, तो ये इतना यहां पर हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो f था तो ये 2f cos और बीच वाले कोण का आधा थीटा बाई 2, तो वैसे देखो ये 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है तो देखो ये 2 थीटा बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2f cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बट्टा 2 को हटा दो तो ये 2f cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा? 2f, सॉरी f की वैल्यू पुट कर देते हैं ना। f की वैल्यू कितनी है अपने पास में? k क्यू क्यू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, k क्यू क्यू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो अपने पास में बल 2 का तो 2 लिख दिया, f की जगह ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। बात आती है कोस थीटा की। किसकी? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। तो देखो कोण के सामने वाला तो होता है लंब, ये देखो ये कोण है, कोण के सामने वाला तो क्या होएगा? लंब होएगा। तो ये तो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा करण। ये तो क्या हो जाएगा? आधार और ये क्या हो जाएगा? करण। तो आधार तो कितना हो गया? x। ये वाला आधार और थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार x हो गया बटे करण। करण आप लोग देखोगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है भाई ये, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये यहां पर करण हो जाएगा। 2f cos थीटा हमने कर दिया। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हो? f नेट इक्वल टू अपने पास में आ गया 2kq, ये वाला 2kq अपॉन में इसकी पावर देखो 1 है, ठीक है भाई, और इसकी पावर है हाफ। अंडर रूट को पावर आप बोल सकते हो, तो इसकी पावर तो 1 होगी, इसकी पावर 1/2 होगी। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, 1 और 1/2 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये यहां पर दोनों ऐड हो गई भाई पावर्स, शायद आप समझे होगे। ये ऊपर वाला तो ऐसा कैसा है? देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो 1 और वो जो आधी है वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 3/2 हो गया। और ये ऊपर वाला x का x, ठीक है जी, ये इतना हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे? देखो x जो है वो बहुत छोटा है एक की तुलना में, x जो है वो एक की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले x को यहां पे नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वाले x को यहां पर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, x बहुत छोटा है एक की तुलना में। बोले सर इस वाले x को भी नेग्लेक्ट करो, इसको 0 लिखने जा रहे हो तो ऊपर वाले को भी 0 लिख दोगे। तो बोले ऊपर वाले को 0 लिख दोगे तो भाई तुम पूरी सरकारी निपटा दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। जो नेग्लेक्ट हम लोग करते हैं ना, गुणा और भाग में नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं जोड़ और बाकी में। तो यहां पर देखो ये तो जोड़ हो रहा है दोनों का, तो इसमें तो हम लोग कर सकते हैं, ये तो गुणा हो रहा है, गुणा में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। तो ये x इतना मतलब निपटा दिया इधर की ओर। तो यहां पर देखो f नेट इक्वल टू क्या आया? 2 का तो 2, k की जगह मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये q देखो 2 का 2 लिख दिया, k की जगह इतना लिख दिया, q ऐसा कैसा लिख दिया। और a स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 को 2 से उड़ा दो जी, तो ये वाला हो गया a³। देखो a स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a³, और ये x। अब देखो एक पॉइंट और ध्यान देना यहां पर विस्थापित हमने किधर की ओर करा था? विस्थापित करा था इधर की ओर, यहां पे था पहले आवेश, यहां से इधर की ओर विस्थापित करा था, और परिणामी बल किधर की ओर लग रहा है? x तो देखो इधर है, इधर विस्थापन है, और परिणामी बल किधर लगेगा? F इधर है, F इधर है, तो परिणामी बल किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। F नेट यहां पर ऊपर की ओर लगेगा, F नेट जो है वो यहां पर ऊपर की ओर लगेगा भाई। F नेट ऊपर की ओर लगेगा, तो कहने का मतलब यहां पर x और F नेट की जो दिशा है वो बिल्कुल विपरीत है। विपरीत है तो यहां पर लगा देंगे एक माइनस का चिन्ह। ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों की दिशा विपरीत है। इस 2 से देखो एक काम करते हैं, इस 2 को कैंसिल कर देते हैं,
कर दूं ये मैं कैंसिल यहाँ पर, गौर करना 2 से 4 को कैंसिल करें तो नीचे 2 बच जाएगा ना, तो नीचे बच गया ये 2 और ये वाला वो माइनस। ठीक है, देखो फोर्स इक्वल टू आ गया -1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब और ये एक्स, ये पूरा का पूरा यहां पर है कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा यहां पर कांस्टेंट है। तो देखो आप लोग क्या कह सकते हो, मैंने कल परसों आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी यूं आ जाए बल इक्वल टू, या क्या यार बड़ा ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, इतनी भी हिंदी क्या लिखनी, फोर्स इक्वल टू क्या आ जाए माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स। यदि ऐसी फॉर्म में कभी कोई फॉर्मूला आ जाए तो इसका मतलब ही ये होता है कि एसएचएम होगी, सरल आवर्त गति होएगी। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि कभी भी फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाए तो सरल आवर्त गति होगी। तो ये वाला फॉर्मूला भी तो देखो इसी फॉर्म में है, ये बल इक्वल टू क्या है माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स, इसलिए इस फॉर्मूले से हम लोग कह सकते हैं अतः कण सरल आवर्त गति करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा भी, कण सरल आवर्त गति करेगा। तो देखो अपने को गति की प्रकृति पूछी जा रही थी, तो गति की प्रकृति क्या होगी कि गति जो है वो सरल आवर्त गति होएगी भाई। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी आप लोग बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला अपने पास में आया था, इस फॉर्मूले को देखकर आपने बताया कि ये सरल आवर्त गति होगी भाई। कैसे पता लगा? क्योंकि बल इक्वल टू आ गया माइनस नियतांक इंटू एक्स, तो ये सरल आवर्त गति होगी। अब पूछा जाता है सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। देखो आवर्तकाल क्या होता है एक बार डायग्राम से बताता हूं मैं आपको। देखो जैसे ही यहां पर यूं आएगा, यहां पर यूं आते बल इस पे ऊपर की ओर लगेगा तो वापस जाएगा, वापस जाएगा तो जड़त्व के कारण रुक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा तो इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाते इधर से बल लगेगा और इधर से बल लगेगा, तो वापस लौट आएगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा, वापस लौट आएगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर रुक नहीं पाएगा, मतलब वहां से वापस लौट आएगा। क्यों? क्योंकि इधर ही बल लग रहा है, इधर भी, तो ये यूं यूं गति करता रहेगा। ये जो यूं यूं वाली गति होती है इसी को हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति। ये जो इस प्रकार से गति होती है इसी को क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। और देखो इसमें 4 स्टेप में होती है। कैसे? 1, 2, 3 और 4। कितनी स्टेप हो रही है? 1, 2, 3 और 4। इन चारों स्टेप को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल, और इन चारों स्टेप को मिला के बोलते हैं एक दोलन। देखो 1, 2, 3 और 4, इन चारों स्टेप को मिला के एक दोलन बोलते हैं, और एक दोलन में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल बोलते हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर यह डिसाइड हो गया कि सरल आवर्त गति होगी। सरल आवर्त गति में आपसे पूछा जा सकता है क्या? आवर्तकाल। आवर्तकाल लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से, कि आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल बोले तो एक दोलन में लगा समय। एक दोलन कौन सा होता है? जो 4 स्टेप में बटा हुआ है, 1, 2, 3 और 4, इसे एक दोलन, और उसमें लगने वाले पूरे टाइम को आवर्तकाल। तो देखो टी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k का अंडर रूट। m क्या है? उस कण का द्रव्यमान है जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, जो यूं यूं गति कर रहा है। अब ये जो k है ये वाला नियतांक होता है भाई। f इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स वाला जो फॉर्मूला बनता है ना, उसमें ये वाला नियतांक होता है k। तो t इक्वल टू 2 पाई m का तो m, और k की जगह क्या लिखोगे? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए क्यू। ये यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब अपॉन क्यू क्यू। तो ये यहां पर इतना आवर्तकाल हो जाएगा। 4 स्टेप पूरा होने में इतना समय लगेगा। देखो यदि आपको सिर्फ इसमें इतना पूछ लेता कि इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक आने में कितना समय लगेगा, सिर्फ इतना पूछ ले कि यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा, तो देखो कितना बताओगे? सोच के देखो कि यहां पर देखो गति कितने भागों में बटी हुई? 4 में, 1, 2, 3 और 4।
इन चारों पार्ट को पूरा होने में कैपिटल टी समय लग रहा है, तो यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा, t/4। समझ रहे हो शायद मेरी बात को, कि यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा, t/4। तो पूरे में देखो 4 पार्ट, 1 2 3 और 4 पार्ट पूरे होने में कैपिटल टी समय लग रहा है, तो यहां से यहां आने में t/4, यहां से उधर जाने में t/2। एक पार्ट को पूरा करने में t/4 लगेगा और एक पूरे दोलन को पूरा करने में कैपिटल टी समय लगेगा, और कैपिटल टी के आंसर क्या आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये भी अपने पास में एक आंसर हो गया और ये भी अपने पास में आंसर हो गया। एक छोटा सा पॉइंट इसी में मैं आपको और बताता हूं, देखो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यदि, चलो अगला पॉइंट बताने से पहले एक छोटा पॉइंट और, कि यदि यहां पर x छोटा ना होता तो फिर क्या होता, कि अपने को क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा था कि x जो है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। यदि x यहां पर छोटा ना होता तो ये सरल आवर्त गति तो नहीं होती, लेकिन दोलन गति ये फिर भी होती। सरल आवर्त गति में और दोलन गति में अंतर होता है। अपने यूट्यूब पर यहाँ पर वीडियो पढ़े हैं फिजिक्स गुरुजी वाले चैनल पर, ठीक है, तो वहां पर आप लोग सरल आवर्त गति पढ़ के देख सकते हो। सरल आवर्त गति में और दोलन गति में अंतर होता है। यदि दोलन गति दो एक शर्तों की पालना करने लग जाए तो उसे हम लोग सरल आवर्त गति बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि यदि ये x, अब बोले सर वो शर्तें क्या है, शर्तें क्या है, उसके लिए SHM वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है बेटा, फिजिक्स गुरुजी चैनल पर अवेलेबल है। हिंदी के लिए अलग चैनल बना रखा है हमने और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग चैनल है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का जो चैनल है उसका नाम है फिजिक्स गुरुजी, तो वहां पर ये लेक्चर अवेलेबल है। देखो तो यहां पर जो x है यदि वो स्मॉल ना होता, छोटा ना होता, तो ये गति सरल आवर्त तो नहीं होती, लेकिन दोलन गति ये फिर भी होती। तो ये आपको याद रखना है अभी कि यदि x अत्यल्प ना होता तो यह गति SHM की बजाय दोलन गति होती। आगे ध्यान दो भाई, अगला पॉइंट देखो, ये डायग्राम में एक बार दोबारा बना रहा हूं जो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में बनाया था या अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था। प्लस क्यू है, ठीक है भाई, और यहां पर ये माइनस क्यू है और इसका द्रव्यमान है m। इसको अभी तो विस्थापित करा था हम लोगों ने इधर की ओर। यदि इधर की ओर विस्थापित करने की बजाय, मान लिया इधर की ओर विस्थापित करने की बजाय इधर की ओर विस्थापित कर दे तो गति की प्रकृति कैसी होगी। गौर करना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि क्वेश्चन में तो कहा जा रहा था कि इधर की ओर विस्थापित करा गया है, लेकिन बाई चांस इधर की ओर विस्थापित कर दे तो क्या होगा। तो देखो जब ये इस पोजीशन पर था तब तो देखो इधर का आकर्षण ये इस वाले को ये वाला आकर्षित कर रहा था, तो इधर का आकर्षण और उधर का आकर्षण दोनों लग रहे थे बराबर, और बराबर लगने की वजह से ये संतुलन में था कि इधर वाला आकर्षण और उधर वाला आकर्षण दोनों बराबर हो गए, तो ये संतुलन की स्थिति में हो गया। लेकिन जैसे इसको इधर की ओर खिसकाओगे, मान लिया ये इधर की ओर आ गया, इधर की ओर खिसकाते ही इधर वाला जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, इधर वाला आकर्षण बढ़ जाएगा और इधर लगने वाला आकर्षण कम हो जाएगा। मतलब जैसे इधर खिसकाया तो ये वाला बल बढ़ जाएगा और ये वाला बल कम हो जाएगा, ये वाला बल बढ़ जाएगा, ये वाला बल बढ़ जाएगा, तो बढ़ते ही क्या होएगा, देखो जैसे इधर की ओर खिसकाते ये वाला बल बढ़ा, ये वाला बल कम हो गया, तो ये इधर की ओर ही भाग जाएगा। तो क्या समझे कि ये भाग जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया अपने को 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये सरल आवर्त गति होगी, दूसरा ये दोलन गति होगी, तीसरा ये रेखीय गति होगी, और चौथा है पड़ोसी को पूछ के बताऊंगा। नहीं क्या, पड़ोसी को पूछ कर बताऊंगा है, कुछ भी बना दो रे, मतलब जरूरी थोड़ा ना एग्जाम में सारे क्वेश्चन खुद को ही आए, कुछ तो पड़ोसी को ही मेहनत करके आनी चाहिए। नहीं क्या, सारी मेहनत अपने को थोड़ा ना करनी होती है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है अपने पास में, सरल आवर्त गति है, दोलन गति है, रेखीय गति है और कुछ कह नहीं सकते। पड़ोसी को पूछ के बताऊंगा का मतलब है कुछ कह नहीं सकते, कांट से नहीं थी। तो देखो ध्यान दीजिएगा क्या सीन होएगा, इसको थोड़ा सा जैसे इधर की ओर खिसकाएंगे हम लोग, अब इधर की ओर खिसकाते ही क्या हो गया, इधर वाला बल बढ़ गया और इधर वाला बल कम हो गया, तो ये इधर की ओर भाग जाएगा।
भाग जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि रेखीय गति हो जाएगी। रेखीय गति कह दो, सरल रेखीय गति कह दो, एक ही बात है। सरल रेखीय गति कह दो, एक ही बात है भाई। तो ये यहां पर सरल रेखीय गति कर जाएगा। शायद मेरे विचार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको 100% विद इन 12 आवर रिस्पॉन्ड करूंगा भाई। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। एक क्यू परिमाण के आवेश को, एक क्यू परिमाण के आवेश को किस प्रकार से दो भागों में बांटे कि दोनों भागों के बीच में लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है वो अधिकतम रहे। ये वाला क्वेश्चन है। मतलब एक क्यू आवेश है अपने पास में। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन जानते हो, देखो सॉल्यूशन देखो भाई। एक ये आवेश है कैपिटल क्यू, एक ही आवेश है कैपिटल क्यू। इसको दो भागों में अपने को बांटना है, दो भागों में अपने को बांटना है। अब बांटेंगे कैसे? देखो हम लोग ऐसे ही बांट सकते हैं कि Q/2 और Q/2 में बांट दें। हम लोग Q/3 और दूसरा कितना हो जाएगा 2Q/3 में भी बांट सकते हैं। हम लोग Q/4 एंड 3Q/4 में भी बांट सकते हैं। Q/5 एंड 4Q/5 में भी बांट सकते हैं। Q/6 एंड 5Q/6 में भी हम लोग बांट सकते हैं। कैसे, कितने टुकड़े कर लो, तुम्हारे मन में आए मर्जी है उतने करते जाओ। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितने ते टुकड़े करें, कितने ते टुकड़े करें कि दोनों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम रहे। ये वाले टुकड़े करें कि ये वाले टुकड़े करें कि ये वाले करें कि ये वाले करें कि ये वाले करें। कैसे टुकड़े करें कि दोनों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम रहे, वो अपने को बताना है भाई। तो देखो ध्यान देना, अब यहां पर यूं टुकड़े बनाकर फिर उनके बीच में बल ज्ञात कर करके एक एक को चेक करना। केमिस्ट्री का पेपर ही स्टार्ट हो जाएगा, तब तक भी फिर भी सोल्व होगा नहीं, या तो ये से तो कर नहीं सकते, तो कोई ना कोई फिर मेथड तो होता होगा ऐसे क्वेश्चन को करने का। देखो मेथड ध्यान दो, ये क्यू आवेश है, इसके टुकड़े कर रहे हैं, दोनों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम होना चाहिए। तो एक टुकड़ा कर दिया मान लिया स्मॉल क्यू, क्यू में से एक टुकड़ा कितना कर दिया स्मॉल क्यू, और दूसरा टुकड़ा कर दिया, कितना बच जाएगा ऑटोमेटिकली Q-Q। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू में से एक स्मॉल क्यू हो गया तो दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा Q-स्मॉल क्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इन दोनों को दूर दूर रखा जा रहा है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स अधिकतम होना चाहिए। क्या करा जा रहा है कि एक तो क्या हो गया स्मॉल क्यू और एक हो गया जी Q-Q। कहा जा रहा है कि इनके बीच में लगने वाला बल अधिकतम होना चाहिए। ये अपने को क्वेश्चन में कहा जा रहा है। उसके लिए अपने को इन दोनों टुकड़ों की वैल्यू बतानी पड़ेगी। बोले सर आपने बता तो दी, एक तो क्यू है एक Q-स्मॉल क्यू है। नहीं, ये तो क्यू तो हमने माना है भाई, ये कोई आंसर थोड़ा ना आगे। तो देखो क्या करो, पहले तो बल पता करो। बल का फॉर्मूला क्या होता है K/Q1Q2/r²। तो K/Q1 हो गया स्मॉल क्यू, Q2 हो गया Q-Q अपॉन दूरी मान लो r मान लो, तो ये r²। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा K/r², ये तो ऐसा का ऐसा, और ये वाला हो गया Q ये इतना यहां पर हो गया जी। F = इतना हो गया। अब देखो गौर करना, F के मैक्सिमम होने के लिए, इस F के अधिकतम होने के लिए, F के अधिकतम होने के लिए Q ये वाला भी अधिकतम होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि F अधिकतम होए तो इसके लिए ये वाला भी क्या होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए। ये वाला अधिकतम होगा तभी तो ये बल अधिकतम होगा। अब देखो ये वाला अधिकतम कब होए, ये वाला अधिकतम कब होए, इसके लिए जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है उनके लिए कंसेप्ट बता रहा हूं। कभी भी यूं पूछ ले x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए रामलाल अधिकतम या न्यूनतम होगा, अधिकतम या न्यूनतम होगा, कभी भी यूं पूछ ले पूरी फिजिक्स में। क्या x के किस मान के लिए रामलाल अधिकतम या न्यूनतम होगा, इतना अपने से पूछा जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, रामलाल को हमें अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष और उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। आंसर आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। कभी भी पूछ ले कि x के किस मान के लिए रामलाल अधिकतम या न्यूनतम होगा, अधिकतम पूछे चाहे न्यूनतम पूछे, दोनों के लिए सेम ही है।
x के किस मान के लिए रामलाल अधिकतम या न्यूनतम होगा, तो रामलाल को हमें x के सापेक्ष अवकलन करके 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखो इधर की ओर हमने 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करके बल ज्ञात कर लिया, बल ज्ञात करके ये देख लिया कि बल के अधिकतम होने के लिए ये भी अधिकतम होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो ध्यान देना कि ये अधिकतम कब होए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा हमें, और अवकलन करके 0 के बराबर करना पड़ेगा। यही ट्रिक है कि अब यहां पे क्या हो जाए, क्यू का मान चाहिए, स्मॉल क्यू का मान चाहिए। स्मॉल क्यू के किस मान के लिए ये अधिकतम होगा। शायद मेडिकल वालों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, है ना, कि 2 टुकड़े कर लिए, दोनों टुकड़ों के बीच में बल ज्ञात कर लिया, बल होना चाहिए अधिकतम, बल के अधिकतम होने के लिए ये भी अधिकतम होना चाहिए, तो इसको लिख दिया हमने अधिकतम। अब पॉइंट क्या आता है, पॉइंट ये आता है कि क्यू के किस मान के लिए ये अधिकतम होगा, क्यू के किस मान के लिए ये अधिकतम होगा, तो इसका क्यू के सापेक्ष अवकलन कर दो और 0 के बराबर कर दो। बोले सर अवकलन वाली ही तो दिक्कत है, अवकलन ही तो नहीं आते। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स गुरुजी चैनल पर, इस वाले पर नहीं, फिजिक्स गुरुजी वाले चैनल पर, फिजिक्स गुरुजी चैनल पे मैंने ही आपको अवकलन और समाकलन वहाँ पे काफी डिटेल में पढ़ा रखे हैं। डिटेल का मतलब जितना आपने फिजिक्स के लिए जरूरी उतना, ठीक है, तो पढ़ा रखे हैं, आप लोग वहां पर जाकर अवकलन और समाकलन देख सकते हो। इस वाले चैनल पर भी अवकलन और समाकलन पढ़ाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर, ठीक है। और जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तो इसी चैनल पे आपको अवकलन समाकलन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तो इसी चैनल पे देख लीजिएगा अवकलन और समाकलन, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो देखो ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, बल की बात होगी, बल इतना हो गया, बल के अधिकतम होने के लिए ये अधिकतम होना चाहिए, और इसके अधिकतम होने के लिए क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इसका करना पड़ेगा अवकलन, और अवकलन करके अपने को करना पड़ेगा 0 के बराबर। इसका अवकलन करके 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब ये क्यू तो नियत राशि, ये तो बाहर आ गया, ये वाला क्यू तो नियत राशि बाहर आ गया। क्यू का क्यू के सापेक्ष हो जाएगा 1, फिर माइनस, तो ये माइनस, ये क्यू स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2q, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहां पर देखो 2q इक्वल टू हो जाएगा q, तो स्मॉल q इक्वल टू हो जाएगा q/2। एक आंसर तो आ गया भाई कि ये वाला जो टुकड़ा है, देखो q की वैल्यू आ गई q/2, ये देखो q की वैल्यू q/2। तो दूसरे वाला टुकड़ा देखो कितना हो जाएगा, इस q की जगह पर आप लोग q/2 पुट करो, यहां से q/2 यहां पर पुट करो, तो q में से q/2 माइनस करोगे तो ये q/2 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएंगे अपने पास में, फाइनली आंसर आ जाएंगे, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे q/2 एंड q/2। ठीक है भाई, q/2 एंड q/2, इसके 2 टुकड़े यहां पर हो जाएंगे और यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। शायद मेरे विचार से समझ में आया होगा। यदि किसी को कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करें। देखो आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नहीं, हेडिंग है, क्वेश्चन उसके बाद में करेंगे, है ना। हेडिंग है अपने पास में 2 लटकती गेंदों का संतुलन। क्या है भाई, 2 आवेशित गेंदों का संतुलन जो कि लटकी हुई है, जो कि लटकी हुई है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, समझना, जैसे ये कोई यहां पर दर्द आधार हो गया, इस दर्द आधार से एक गेंद तो यूं लटक रही है और एक गेंद यहां पर यूं लटक रही है, 2 आवेशित गेंदें हैं। एक जो पहले वाली जो गेंद है उस पर Q आवेश है, ठीक है भाई, और दूसरे वाली गेंद पर भी Q ही आवेश, पहली गेंद पर भी Q आवेश है और दूसरी गेंद पर भी Q आवेश है, और दोनों का द्रव्यमान भी समान है, आवेश Q है, द्रव्यमान M है। ठीक है भाई, तो देखो 2 गेंदें हैं, ये भी Q है, ये भी Q है, आवेश समान है और द्रव्यमान भी इनका समान है। अब यहां पर इनको जब यूं लटकाया गया है तो इनमें होएगा प्रतिकर्षण, इनमें होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा तो देखो इस पर, तो प्रतिकर्षण का मतलब ये वाली गेंद इस वाली गेंद पर इधर की ओर बल लगाएगी और ये वाली गेंद इस वाली गेंद पर इधर की ओर बल लगाएगी। ठीक है जी, मान लिया प्रतिकर्षण के फलस्वरूप दोनों के बीच की दूरी बन जाती है x। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप दोनों के बीच की दूरी कितनी बन जाती है भाई, x। तो ये x दूरी बन गई। शायद मेरे विचार से आपको समझ में आ रहा है, वरना समझ में आने वाली कोई बात भी नहीं है। देखो
दर्ड आधार हो गया, दर्ड आधार से दो समान लंबाई की रस्सियां होगी, उनसे दो समान गेंदें होगी, प्रत्येक गेंद पर आवेश Q है, द्रव्यमान M है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, तो इस पर बल इधर लगेगा और इस पर बल इधर लगेगा। अगला पॉइंट यहां पर ध्यान देना कि यहां पर इसका वेट भी लगेगा। भाई इसका वेट mg लगेगा, mg किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। ये बल कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो देखो K का तो K हो गया, Q1 Q2 करेंगे तो स्मॉल q है क्या, चलो स्मॉल q कर देते हैं भाई। तो ये K Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, इतना ये इस त्रिविद्युत बल लग जाएगा। सेम ही सीन इसके साथ में होगा, इसके साथ में भी F होगा, इसके साथ में भी W होगा। दोनों जो रस्सियां हैं उनकी लंबाई LL मान सकते हो आप लोग, मानो तो नहीं तो छोड़ भी सकते हो एक बार के लिए। तो देखो इस पे बल इधर की ओर, इस त्रिविद्युत बल इधर लगा और इसका जो भार है वो इधर की ओर लगा। एक बल और लगेगा यहाँ पर इस आवेशित वस्तु पर, कौन सा, ये जो रस्सी है, रस्सी में तनाव होता है, रस्सी में क्या उत्पन्न होता है, तनाव। अब यदि आपकी 11वीं क्लास कमजोर है तो मैं आपको बता दूं कि तनाव कैसे बनाते हैं रस्सी में। तनाव बनाने का सीधा सिंपल मेथड है, यूं आमने सामने तीर के निशान बनाओ। कैसे बनाओ, आमने सामने तीर के निशान बनाओ और बीच में एक यूं लाइन खींच दो, डॉट 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 करके। बोले सर डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या हुआ, देखो ये भी तनाव है और ये भी तनाव है। आपको पूछे कि इस छत पर तनाव बल किधर की ओर लगेगा, तो ये जो डॉटेड लाइन खींची है ना, वो इसीलिए खींची है कि छत की बात करो तो इस लाइन के इधर नहीं देखना। बहुत काम की चीज बता रहा हूं कि जब छत की बात करो तो इस लाइन के इधर नहीं देखना, मतलब छत पर जो तनाव बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। और इस बॉल की बात करो तो इस लाइन के उधर नहीं देखना। शायद आप लोग समझ रहे हो कि छत की बात करो तो इस लाइन के बीच में जो लाइन खींच दी, तनाव कैसे बनाते हैं, आमने सामने बना लेते हैं, बीच में एक लाइन खींच दिया करो यूं, ठीक है। छत की बात करो तो छत पे तनाव इधर लगेगा, और इस वस्तु की बात करो तो वस्तु पर तनाव बल इधर की ओर लगेगा। ठीक है भाई, तो शायद आप लोग समझ गए, इस वस्तु पर तनाव इधर और छत पर तनाव इधर। छत तनाव को मैं सामने सामने बनाते हैं। ये वाला कोण हो गया थीटा, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा थीटा। दोनों कोण यहां पर थीटा थीटा हो गए जी। अब देखो एक खड़ी लाइन खींचो, यूं खड़ी लाइन खींच दी। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। कॉमन सेंस की बात है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये जो टी है इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। टुकड़े टुकड़े समझते हो, टुकड़े टुकड़े का मतलब है इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर डालो भैया ना। तो ये जो टी है इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं हम लोग। इधर वाला टुकड़ा तो हो जाएगा कोस थीटा, थीटा की तरफ आता है कोस, और विदाउट थीटा की तरफ आता है साइन। गौर करना आप लोग, कि यहां पर ये जो टी है, टी के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, थीटा की तरफ कोस थीटा आ जाएगा और विदाउट थीटा की साइड में साइन थीटा आ जाएगा। टी को दो भागों में बांटा है हमने, और इस प्रकार से बांटते हैं कि जिधर थीटा होता है उधर कोस लिख देते, जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन लिख देते। तो टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। अब देखो बात हो रही है संतुलन की। हेडिंग अपनी क्या है, दो आवेशित गेंदों का संतुलन। संतुलन का सीधा सिंपल मतलब होता है ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, आगे वाले बराबर पीछे वाले, इधर वाले बराबर उधर वाले। ठीक है, शायद ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, आगे वाले बराबर पीछे वाले, इधर वाले बराबर उधर वाले करना होता है बस। तो देखो क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति कब होगी, जब टी साइन थीटा इस एफ के बराबर हो जाएंगे। टी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ, ये वाला एफ, या फिर एफ की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, चलो एक बार तो एफ का एफ ही रहने देते हैं ना, एफ ई कर देते हैं इसको, एफ ई। एफ ई बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। ठीक है जी, इधर वाले बराबर हमने इधर वाले कर दिया, फिर ऊपर वाले बराबर नीचे वाले कर दो, तो टी कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम जी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। अब इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड कर दो, फर्स्ट बाई सेकंड यहां पर कर दो। फर्स्ट बाई सेकंड करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बन जाएगा टेन थीटा। तो देखो एफ ई बटे, इस एम जी को भी एक बार यहां पे डब्ल्यू लिख लेता हूं मैं, है ना, एक ही तो बात है, डब्ल्यू। ऊपर वाले टी कोस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं ना, तो टी कोस थीटा इक्वल टू एफ ई बाई डब्ल्यू। तो यहां पर देखो यदि कभी भी आपको थीटा पूछे कि दो समान आवेशित गेंदों को यूं लटकाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, तो बताओ ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएंगी।
अब ऊर्ध्वाधर से कोण पूछ ले, थीटा पूछ ले, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स FE/W, या फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स FE कितना है अपने पास में KQ²/X², तो ये KQ²/X², ये तो FE की वैल्यू लिख दी, W है अपने पास में mg, तो ये वाला हो जाएगा जी यहाँ पर mg, तो ये यहाँ पर इतना हो जाएगा, tan थीटा इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना। अब देखो अगला, एक तो पूछा जाता है क्या यहाँ पर थीटा, तो थीटा किस प्रकार से ज्ञात करते, इस प्रकार से। दूसरा पूछा जाता है यहाँ पर तनाव, दूसरा पूछा जाता है यहाँ पर तनाव। अब तनाव ज्ञात करने का सीधा सिंपल सिस्टम है, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो, तो देखो क्या हो जाएगा t² साइन स्क्वायर थीटा प्लस t² कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू FE² प्लस W²। गौर करो, t² साइन स्क्वायर थीटा प्लस t² कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू FE² प्लस W²। तो देखो यहां पर t² कॉमन ले लो, t² कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू FE² प्लस W²। तो यहां पर देखो ये वाला तो 1 हो ही जाएगा, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा FE² प्लस W² का अंडर रूट, तो इतना यहां पर तनाव हो जाएगा। शायद आप लोग समझ गए कितना तनाव हो जाएगा, इतना FE² प्लस W²। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर तनाव भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और तो देखो फिर क्या है कि ये तो मैंने बेसिक्स बता दी कि संतुलित ऐसे होता है, थीटा ऐसे और तनाव ऐसे, और तो फिर अलग अलग क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करते चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा, और एक दो क्या क्वेश्चन कई सारे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी कर रहे हैं इससे रिलेटेड, और फिर इससे रिलेटेड 5-4 क्वेश्चन अगले लेक्चर में भी हम लोग करेंगे। आज के लेक्चर का ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, दो एक समान गेंदों का आवेश दे रखा है यहाँ पर Q और घनत्व दे रखा है सिग्मा। ये जो सिग्मा है ये घनत्व है ना। बोले सर आपको कैसे पता लगा, क्वेश्चन में जब लैंग्वेज लिखी हुई आएगी तो उसमें पूरी लिखी हुई आती है। ये तो मैंने क्या है कि हाथ से लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं कई बार क्या क्वेश्चन को शॉर्ट मार देता हूँ। तो यहाँ पर Q क्या है आवेश, और सिग्मा है यहाँ पर आवेशित जो गेंद है उसका घनत्व। एक ही बिंदु से दो एक समान गेंदें Q, सिग्मा एक ही बिंदु से समान लंबाई की रस्सी से लटकी हैं तथा प्रत्येक गेंद ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है, प्रत्येक गेंद ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। यदि इनको रो घनत्व वाले द्रव्य में डुबो दिया जाए तो कोण समान ही बना रहता है, तो माध्यम का εr बताओ, पैराविद्युतांक बताओ। देखो भाई बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या है कि दो गेंदें हैं, आवेश दे रखा है, घनत्व दे रखा है, दोनों को किस पहले निर्वात में लटकाया गया है। जब निर्वात में लटकाया गया है तो ऊर्ध्वाधर से, मतलब ये वाला देखो ये वाला कोण थीटा बन रहा है। अब इस पूरे सिस्टम को एक माध्यम में डुबो दिया गया, माध्यम में डुबोने पर भी ये कोण थीटा ही बना रहता है, माध्यम में डुबोने पर भी ये कोण थीटा ही बना रहता है। तो अपने को ये बताना है कि उस माध्यम का पैराविद्युतांक कितना होगा। देखो भाई ध्यान देना, जैसे यहां पर ये दर्द आधार हो गया, इधर से एक ये वाली वस्तु हुई, इधर से एक ये वाली वस्तु हुई, ठीक है जी। गौर करना यहां पर ये वाला कोण है थीटा, इधर की ओर फोर्स लगना है, स्थिर विद्युत बल लगना है, ये वाली दूरी मान ली x, और इधर की ओर लगना है भार, इधर की ओर लगना है भार। देखो इस बल को तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q²/x², क्योंकि देखो इस पर भी आवेश Q ही था और इस पर भी आवेश Q ही था। कहा जा रहा था दो एक समान गेंदें, Q और सिग्मा दोनों का सेम है, तो इस पर भी आवेश Q और इस पर भी आवेश Q, तो KQ²/x²। बात आती है भार की, भार का फॉर्मूला होता है mg, भार का फॉर्मूला mg। अब मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व। क्या होता है आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन तो v लिख दिया और घनत्व
घनत्व हो गया सिग्मा और ये जी। द्रव्यमान को लिख दिया आयतन इंटू घनत्व। देखो जी का तो जी लिखा है और द्रव्यमान को आयतन इंटू घनत्व लिखा है। आपको पता है कि इधर की ओर क्या होता है भाई, टी। टी को कैसे बनाते हैं, आमने सामने और फिर बीच में से यूं काट देते हैं। फिर टी के आपको पता है ये वही दो कंपोनेंट होते हैं, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाता है, ठीक है जी। फिर ये वाला तो क्या हो जाता है टी कोस थीटा और ये वाला हो जाता है जी टी साइन थीटा। टी कोस थीटा और टी साइन थीटा ये इतने तो यहाँ पर हो जाते हैं। फिर ऊपर वालों को नीचे वालों के बराबर करते हैं, आगे वालों को पीछे वालों के बराबर करते हैं। तो आपको पता ही है टेन थीटा इक्वल टू आता है एफ ई बटा डब्ल्यू। टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, एफ ई बटा डब्ल्यू आता है। कहने का मतलब टेन थीटा इक्वल टू आ जाता है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और ये v सिग्मा g। देखो कैसे लिखा हम लोगों ने, अभी भी मैंने आपको बताया क्या टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है एफ ई बटा डब्ल्यू। उधर से भी देख सकते हो, ऊपर वाले बराबर क्या करोगे नीचे वाले, इधर वाले बराबर इधर वाले। तो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई और टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। दो इक्वेशन बना लो, पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दो, दूसरी को पहले से डिवाइड करो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। दोनों को बराबर करोगे, एक दूसरे के मतलब डिवाइड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। जस्ट 5 मिनट पहले बताया आपको। देखो तो टेन थीटा इक्वल टू इतना यहां पर हो गया। बात आती है माध्यम में डुबोने पर क्या होगा। देखो माध्यम में डुबोने पर भी कह रहा है कि थीटा तो वो का वही रह रहा है, थीटा तो क्या रह रहा है, वो का वही रह रहा है। लेकिन माध्यम में डुबोते ही एक तो देखो टेन थीटा का फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैसे तो एफ ई बाई डब्ल्यू ही रहेगा फॉर्मूला तो माध्यम में भी, लेकिन एफ ई और डब्ल्यू दोनों की ही वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी। एफ ई और डब्ल्यू दोनों की वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी। एफ ई वाले में तो क्या हो जाएगा, माध्यम में क्या होता है, अभी निर्वात में थे तो यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता, लेकिन माध्यम की बात करते ही इस एप्सिलॉन नोट के गुणा में एप्सिलॉन आर और आएगा, एप्सिलॉन आर और आएगा माध्यम में डुबोते ही। क्यों, क्योंकि माध्यम में माध्यम की विद्युतशीलता आती है और माध्यम की विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर से। तो देखो निर्वात में थे तो सिर्फ एप्सिलॉन नोट आ रहा था, लेकिन माध्यम में रखेंगे तो माध्यम की विद्युतशीलता आएगी और माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये एफ ही चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। स्थिर विद्युत बल माध्यम पर कैसे निर्भर करता है मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बताया है, काफी ज्यादा डिटेल में बताया आपको, देख लीजिएगा, इसी चैप्टर में है, ये इसी चैनल पर है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, एफ ई की वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। बात आती है किसकी, वेट की, कि माध्यम में वेट कितना होगा, माध्यम में वेट कितना होगा, वो वाला वेट देखते हैं। अब वेट डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे। माध्यम में जो वेट होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार भाई, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार v और ये वाला हो जाता है सिग्मा माइनस रो और g। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी भी माध्यम में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी भी माध्यम में कोई जो ऑब्जेक्ट होता है उसका भार कितना होता है, v सिग्मा माइनस रो का अंडर रूट। सिग्मा यहां पर जो वस्तु है उसका घनत्व है और रो यहां पर उस माध्यम का घनत्व है। बोले सर ये फॉर्मूला कहां पर आया, कैसे आया, ये आपको फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो भाई। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला समझाने बैठ गया तो काफी लंबा निकल जाएगा, फिर तो ये वाला मेन जो पॉइंट है इसे तो बहुत दूर निकल जाएंगे। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उस समय तक शायद यूट्यूब पर यहाँ पर मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी शायद करवा दूं। तो देखो यहाँ पर 1/v सिग्मा माइनस, मतलब वेट जो होता है ना, देखो एफ ही तो हमने लिख दिया माध्यम में इतना। बात आती है वेट की। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार वस्तु का भार किसी माध्यम में क्या होता है, v सिग्मा माइनस रो और g। सिग्मा वस्तु का घनत्व है और रो यहाँ पर उसका माध्यम का घनत्व है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड। थीटा वो का वही रह रहा है, मतलब जैसे इस पूरे सिस्टम को किसी माध्यम में डुबोया थीटा वो का वही है, तो टेन थीटा का मैंने टेन थीटा ही लिखा है। चेंज किस किस में आया, एफ ई में चेंज आएगा और वेट में चेंज आएगा, तो उनको चेंज कर दिया। अब देखो यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन रही, वो वहां पर सेकंड इक्वेशन रही। दोनों को एक दूसरे के इक्वल आप लोग कर सकते हो, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हो।
ये वाली भी पूरी की पूरी tan थीटा के इक्वल है और ये वाली भी पूरी की पूरी tan थीटा के इक्वल है। तो देखो ये क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वी सिग्मा माइनस रो और ये जी। क्यू स्क्वायर और ये देखो समझ रहे हो तुम लोग, बिल्कुल ऐसा का ऐसा मैंने ये लिख दिया। इसको किसके बराबर लिख देंगे, इसके, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और ये वी सिग्मा जी, वी सिग्मा जी। करा क्या है, ये वाली जो टर्म है इसको किसके बराबर करा है, इसके बराबर, क्योंकि दोनों tan थीटा के बराबर में थी। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो भाई। कौन कौन कैंसिल हो रहा है देखो, देखे, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वीजी से वीजी इधर की ओर। ठीक है भाई, क्या बच गया इधर की ओर, तो बच गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर सिग्मा माइनस रो, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर और सिग्मा माइनस रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। बिल्कुल, और तो सारे कैंसिल हो ही चुके थे। अपने को चाहिए एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन आर तो उधर चला जाएगा ऊपर और ये सिग्मा आ जाएगा इधर की ओर, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर इतनी आ जाएगी और यही इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो शायद मेरे विचार से आपको ये भी समझ में आया होगा। यदि फिर भी यदि किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। ये सिग्मा जो है, सिग्मा यहाँ पर वस्तु का घनत्व है और रो जो है वो माध्यम का घनत्व है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।